नमस्कार। भारत के ठीक दिल में नागपुर शहर और वहां का रेलवे स्टेशन, जो सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि जैसे देश के परिवहन नेटवर्क की धड़कन है। बिल्कुल। आज हम इसी नागपुर स्टेशन की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। हाँ, इसकी एक सदी से भी लंबी यात्रा है। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी अनोखी इंजीनियरिंग और हाँ, जो आजकल इसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं, उन सब के दस्तावेज हैं। जी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चरल एनालिसिस, आधुनिकीकरण की योजनाएं, काफी कुछ है। तो हमारा मिशन है भारत की इस बेहद अहम बुनियादी ढांचे के पीछे की दिलचस्प कहानी को सामने लाना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये स्टेशन बना कब? क्या ये हमेशा से ऐसा ही भव्य था? देखिए, इसकी कहानी असल में 1867 से शुरू होती है, पर तब इसे इटारसी स्टेशन कहते थे। अच्छा, इटारसी स्टेशन। जी, नागपुर जंक्शन नाम तो 1920 में मिला। और ये जो शानदार इमारत आज हम देखते हैं, इसका उद्घाटन हुआ 15 जनवरी 1925 को सर फ्रैंक स्लाई ने किया था। 1925 मतलब करीब 100 साल पुरानी इमारत है। इसे बनाने में कुछ मुश्किलें भी आई होंगी उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल आई। एक तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ। तो उससे काम में देरी हुई। जाहिर है। और बजट भी देखे 69.61 लाख रुपए से बढ़कर 106.94 लाख रुपए हो गया था। अरे बाप रे। हालांकि जो मुख्य इमारत है उसकी लागत करीब 4.5 लाख ही थी। इसमें सीबी रीड और श्री विल्सन जैसे वास्तुकारों का बड़ा योगदान रहा। ये दिलचस्प है कि कुल बजट इतना ज्यादा बढ़ा। क्या सामान वगैरह सब बाहर से आया था? नहीं, ज्यादातर चीजें स्थानीय ही थीं, जैसे सावनेर, बोरगांव या पटखेरी का बलुआ पत्थर और लकड़ी चंदा से, मतलब आज के चंद्रपुर से। अच्छा। और एक मजेदार बात यह भी है कि खैरागढ़ के राजा ने स्टेशन के लिए 30 एकड़ जमीन दी थी। हाँ। सिर्फ 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर। बस 1 रुपए में? जी, ये कहीं ना कहीं उस वक्त के औपनिवेशिक सत्ता समीकरणों को भी दिखाता है। सही कहा। और इसकी बनावट, वास्तुकला के बारे में क्या कहेंगे? काफी अलग दिखती है ये इमारत। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें कई शैलियों का मिश्रण है। आपको गॉथिक स्टाइल दिखेगा, मुगल प्रभाव भी है, क्लासिकल, विक्टोरियन, सब कुछ। अच्छा, सबका मिक्स। बिल्कुल। और स्थानीय बलुआ पत्थर ने इसे एक खास भव्य रूप दिया है। उस समय कहा गया था कि ये प्रांत के मुख्यालय के लिए प्रशंसनीय रूप से अनुकूलित है। जैसे ऊंची नुकीली मेहराबें गॉथिक की याद दिलाती हैं, तो कहीं कहीं गुंबदों में आपको मुगल झलक मिलेगी। इस इमारत के अलावा क्या कोई और इंजीनियरिंग की खासियत है नागपुर स्टेशन की? कुछ ऐसा जो इसे और भी खास बनाता हो? हाँ, बिल्कुल है। और वो है इसकी बेहद अनोखी डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग? हाँ। ये क्या है? ये भारत में अकेली ऐसी जगह है जहां देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइनें, उत्तर दक्षिण वाली मतलब दिल्ली चेन्नई और पूर्व पश्चिम वाली यानी मुंबई हावड़ा, एक ही लेवल पर एक दूसरे को काटती हैं। एक ही लेवल पर? हाँ। मतलब ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं? जी नहीं, बिल्कुल एक ही सतह पर। इसीलिए ये क्रॉसिंग हीरे के आकार जैसी दिखती है और ये नागपुर और पास के कामठी स्टेशन के बीच पड़ती है। ये तो सुनने में बड़ा जटिल लगता है। एक ही लेवल पे क्रॉसिंग, मतलब ट्रेनों की आवाजाही में कुछ दिक्कतें भी होती होंगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक लाइव क्रॉसिंग है, मतलब हर हफ्ते सैकड़ों ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो ट्रेनों को धीमा होना पड़ता है। अक्सर एक ट्रेन को दूसरी के निकलने का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा। इससे टाइम टेबल पर असर पड़ता है। तो हाँ, आधुनिक रेलवे ऑपरेशन के लिए ये समान स्तरीय क्रॉसिंग एक चुनौती भी है। समझ गया। अब अगर आज की बात करें तो रोज कितना ट्रैफिक होता है इस स्टेशन पर? आज के समय में रोज करीब 283 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। 283? जी, और रोजाना 68,000 से ज्यादा यात्री। पिछले वित्त वर्ष मतलब 23-24 में ये आंकड़ा 2.36 करोड़ यात्रियों का था। बाप रे, 2.36 करोड़। हाँ, अब 8 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ। अगर पुराने जमाने से तुलना करें, जब बस 2 या 3 प्लेटफॉर्म होते थे और भीड़ भी कम थी, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। वाकई इतने बड़े ट्रैफिक को संभालने के लिए तो जरूर कुछ बड़े बदलावों की जरूरत पड़ रही होगी। एकदम सही। अभी 488 करोड़ की लागत से अमृत भारत पुनर्विकास परियोजना चल रही है। अमृत भारत? जी, लक्ष्य है दिसंबर 2025 तक इसे पूरा करना। मकसद है इसे एक वर्ल्ड क्लास हब बनाना, ऐसा हब जो रोज लगभग 98,000 यात्रियों को संभाल सके। वर्ल्ड क्लास हब? अच्छा, इसमें यात्रियों के लिए क्या खास इंतजाम होंगे? और क्या इस सब में ये जो पुरानी ऐतिहासिक इमारत है, इसका ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल।
यात्रियों के लिए पहुंच आसान बनाने पर जोर है। 28 नई लिफ्ट लगेंगी, 31 एस्केलेटर्स, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं होंगी और शहर के दूसरे ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या बस उनसे आसानी से जुड़ाव होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब ब्राउनफील्ड तरीके से हो रहा है। ब्राउनफील्ड मतलब ये कि कोई पूरी तरह नई इमारत खड़ी नहीं कर रहे ग्रीनफील्ड की तरह, बल्कि जो मौजूदा ऐतिहासिक ढांचा है उसी को सहेजते हुए उसी को बेहतर और आधुनिक बना रहे हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। जी हाँ, इसके लिए बाकायदा हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया गया है ताकि ये पक्का हो कि बदलावों से पुरानी पहचान को कोई नुकसान न पहुंचे। और पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। हाँ बिल्कुल, सोलर पावर लगाने की योजना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब भी योजना का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो नागपुर स्टेशन सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये तो इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। बिल्कुल। गांधी जी यहाँ आए थे, यहीं से पहली वंदे भारत ट्रेनों में से एक को हरी झंडी दिखाई गई। ये अपनी डायमंड क्रॉसिंग के साथ इंजीनियरिंग का एक नमूना है। सही कहा। और अब ये भविष्य की तरफ देख रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को साथ लेकर। एकदम। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पे देखें तो ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत कैसे अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहा है, पर अपने अतीत का सम्मान करते हुए। हाँ, ये एक अहम बात है। ये शायद देश की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों के आधुनिकीकरण के लिए भी एक मिसाल, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि भारत की अपनी विकास यात्रा का प्रतीक है, कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ आधुनिकीकरण और विरासत को बचाने के बीच जो एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश हो रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है और सोचने पर मजबूर करती है। जी। इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भारत भर में और भी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो शायद ऐसे ही बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। बिल्कुल। उनके लिए इस तरह के संतुलन के लंबे समय में सांस्कृतिक और कामकाज मतलब फंक्शनल नजरिए से क्या मायने हो सकते हैं? क्या नागपुर एक मॉडल बन पाएगा? ये सोचने वाली बात।